अपनी पत्नी की ये 3 चीजें हर पुरुष को बेशर्म होकर देखनी चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी दर्शक भाइयों का स्वागत है ज्ञानवर्धक सागर यूट्यूब चैनल में। श्रोताओं, अपनी पत्नी की ये 3 चीजें हर पुरुष को बेशर्म होकर देखनी चाहिए। श्रोताओं बंधुओं, आज आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस कहानी को देख ही रहे हैं तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्ध और बड़ी ही शिक्षाप्रद है, इसीलिए आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोताओं, चाहे जो हो जाए मगर अपनी पत्नी की 3 चीजें बेशर्म होकर हर पुरुष को देखनी चाहिए। श्रोताओं, आज की इस ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने अगर ज्ञानवर्धक सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी वक्त इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, आइए आप सभी दर्शकों का, आप सभी लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी एक गांव में किशोर नाम का एक नौजवान रहा करता था। किशोर का अभी अभी नया विवाह हुआ था, परंतु अपना नया विवाह होने के बाद भी बेचारा किशोर बहुत दुखी था। प्रिय दर्शकों, किशोर की जो पत्नी थी वो बड़ी ही निठेल और उससे झगड़ा करने वाली थी। किशोर अपने घर में भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा हर समय उससे झगड़ा करती रहती थी। उसके घर में बिल्कुल भी सुख समृद्धि नहीं थी। प्रिय श्रोताओं, इसी वजह से किशोर बेचारा हमेशा दुखी रहता था। एक दिन की बात है, किशोर अपनी पत्नी की इन बातों से, इन ऐंठनों से दुखी होकर एक जंगल की तरफ चले जाता है। श्रोता बंधुओं, जब किशोर जंगल की तरफ जाता है तो जंगल में जाते ही किशोर एक संत को बैठे हुए पाता है और किशोर उस संत की जी पास जाकर संत जी के पैरों में प्रणाम करता है और संत जी से कहता है कि हे संत जी, मैं यहीं पास के गांव से आया हूं और मैं बहुत ही दुखी हूं। हे संत महाराज, अगर आप मेरे इस दुख को दूर कर सकते हो तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस दुख को दूर कर दो। श्रोता बंधुओं, तभी वो संत किशोर से उसकी सारी बात पूछते हैं और किशोर संत जी को अपनी सारी घर की बातें बता देता है। तभी वे संत किशोर से कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें आज स्त्री की 3 चीजों के बारे में बताऊंगा। इन 3 चीजों को तुम्हें हर समय देखनी चाहिए, परंतु पुत्र, उससे पहले मैं तुम्हें आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और मैं इस कहानी को जिस समय सुनाऊं तो तुम्हें कान खोलकर सुनना है, अपने ध्यान एकत्रित रखना है। प्रिय दर्शकों, तभी वे संत जी किशोर को कहानी सुनाने लगते हैं और किशोर से कहते हैं कि हे वंश, एक समय की बात है, एक राज्य में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। सेठ और सेठानी का प्रेम इतना गहरा था कि पूरे राज्य में उनके प्रेम की प्रशंसा फैली हुई थी। हे किशोर पुत्र, उन सेठ और सेठानी के प्रेम में कोई झगड़ा नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत गहरा प्रेम करते थे। पुत्र, उसके बाद में धीरे धीरे उस सेठ और सेठानी के प्रेम की चर्चा होते होते उस राज्य के राजा तक पहुंच गई। और जब राज्य के राजा तक उनके प्रेम की कहानी पहुंच जाती है तो राजा भी इस बात को पहचान लेता है, मान लेता है कि हमारे राज्य में इस सेठ और सेठानी का प्रेम सबसे गहरा है। दोस्तों, तभी एक दिन की बात है कि सेठ अपने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा देता है कि सभी शादीशुदा जोड़ों के घर में रात्रि के समय एक घी का दीपक जलाया जाएगा।
और जिसका दीपक अंत तक जलेगा, यानी कि ज्यादा समय तक जलेगा, तो हम मानेंगे कि उसी का प्यार गहरा है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा के आदेश अनुसार सभी घरों में दीपक जलाए जाते हैं। उधर सेठ और सेठानी के घर में भी दीपक जलाए जाते हैं। और जब जैसे ही आधी रात्रि हो जाती है तो महाराज और उस राज्य की रानी दोनों अपने महल की छत पर चढ़ जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अपने महल की छत पर चढ़कर जब राज्य के राजा महाराज और रानी पूरे नगर की ओर देखती हैं तो वे देखते हैं कि पूरे राज्य के दीपक पूरी रात्रि होने से पहले ही बुझ चुके थे, परंतु जो सेठ और सेठानी हैं उनके घर का दीपक अभी तक जला हुआ है। श्रोताओं, उसके बाद में ये सब देखकर राजा और रानी पहचान लेते हैं कि सेठ और सेठानी का प्यार तो वास्तव में बहुत ही गहरा है। प्रिय दर्शकों, तभी रानी साहिबा महाराज से कहते हैं कि महाराज, मुझे लगता है कि सेठानी बहुत बुद्धिमान है और सेठानी की बुद्धिमानी की वजह से ही उनका प्रेम अभी तक टिका हुआ है। प्रिय श्रोताओं बंधुओं, तभी महाराज कहते हैं कि नहीं रानी, मुझे लगता है कि सेठ की ही बुद्धिमानी है और सेठ ही बुद्धिमान है और सेठ की बुद्धिमानी की वजह से ही उनका प्रेम अभी तक टिका हुआ है। श्रोताओं, अब इस बात को लेकर राजा और रानी में अनबन हो चुकी थी। तभी महाराज रानी से कहती है कि महाराज, कल इस सेठ और सेठानी की परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही सुबह का समय होता है, भोर का समय होता है और राज्य के महाराज अपने राज पाठ के सिंहासन पर बैठते हैं, तो सिंहासन पर बैठकर सबसे पहले महाराज अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और सैनिक से कहते हैं कि जाओ उस सेठ के पास जाकर उससे कहो कि अगर तुम अपनी पत्नी को, अपनी सेठानी को छोड़ दोगे तो महाराज तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। जो भी धन तुम्हें चाहिए वो धन महाराज तुम्हें देंगे। प्रिय दर्शकों, राजा के आदेश अनुसार सैनिक उस सेठ के पास जाता है और सेठ के पास जाकर सैनिक जिस तरह से महाराज ने कहा था उसी तरीके से सेठ से कहता है कि चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है और महाराज ने कहा है कि अगर तुम अपनी सेठानी को छोड़ दोगे तो महाराज तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। प्रिय दर्शकों, अब सेठ महाराज की बात को सुनकर, महाराज के इस आदेश को सुनकर महाराज के इस आदेश से मना कर देता है और सैनिक से कहता है कि जिस तरह से तुम आए थे उसी तरीके से यहां से चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे राज्य के महाराज के सेनापति हो। प्रिय दर्शकों, अब सेठ के ऐसे उत्तर को सुनकर सैनिक महाराज को आकर बताता है और महाराज प्रसन्न होकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, वास्तव में देख लीजिए, बुद्धिमान तो सेठ ही है। दोस्तों, तभी रानी साहिबा फिर एक अपनी दासी को बुलाती हैं और दासी से कहती हैं कि जाओ सेठानी के पास जाकर सेठानी से कहो कि अगर तुम अपने पति को रात्रि में मार दोगी या फिर इसे छोड़ दोगी तो रानी साहिबा इस राज्य में से आधा भाग तुम्हारे नाम कर देगी और इस राज्य में से आधे राज्य में तुम्हारा ही राज होगा। प्रिय दर्शकों, अब दासी जैसे ही सेठ की पत्नी से इस बात को जाकर कहती है तो सेठ की पत्नी लालच में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, जैसे ही आज रात्रि का समय होगा तो मैं अपने पति को मार दूंगी और कल से मैं इस राज्य के आधे राज्य की रानी साहिबा बन जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही दासी इस बात को आकर सुनकर रानी साहिबा को बता देती है और रानी साहिबा महाराज से इस बात को कह देती है, तो महाराज अपने सैनिकों से कहते हैं कि सुनो, हम नहीं चाहते कि हमारी एक छोटी सी परीक्षा के कारण किसी निर्दोष की मृत्यु हो जाए, इसलिए तुम ध्यान रखना
और रात्रि होते ही तुम उनके घर पहुंच जाना। प्रिय दर्शकों, जैसे ही रात्रि का समय होता है तो राजा के आदेश अनुसार उस सेठ की जान बचाने के लिए राजा के सैनिक जब सेठ के घर पहुंचते हैं तो वे जाकर देखते हैं कि उस सेठानी ने अपनी पति को मार दिया था। श्रोताओ, सेठ का शव एक तरफ निर्जीव होकर पड़ा हुआ था। प्रिय श्रोताओ, ये देखकर सेठ के जो सैनिक थे बहुत परेशान हुए और सेठ के शव को और उस सेठानी को लेकर राजा के सामने उन्हें प्रस्तुत किया। प्रिय दर्शकों, राजा और रानी इस चीज को देखकर, इस दृश्य को देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें अपने आप में बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारी एक छोटी सी परीक्षा के कारण किसी निर्दोष की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, तभी राजा उस सेठानी के हरकत को देखकर बहुत गुस्सा आते हैं और राजा उस सेठानी को जीवन काल की कारागार में डाल देते हैं। दोस्तों, और उस सेठ के शव को विधि विधान के साथ जलाया जाता है और उसे गंगा जी में प्रवाहित भी किया जाता है। बंधु, तभी उधर वो संत रामकिशोर को यह कहानी सुना रहा था। तभी रामकिशोर से संत कहता है कि पुत्र, इस तरह से पत्नी की इन 3 चीजों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, हर पति को अपनी पत्नी के खर्चों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पत्नी कितना खर्च कर रही है और कितना बचा रही है। दोस्तों, दूसरी बात है कि आप लोग अगर अपने किसी कार्य की वजह से परदेश में रहते हैं तो अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो कहां आ रही है, किस संगत में बैठ रही है और कहां उठ रही है। तीसरा, हर पति को अपनी पत्नी की जरूरत के बारे में अवश्य देखना चाहिए कि आपकी पत्नी को किस चीज की आवश्यकता है। दोस्तों, कहते हैं कि जो पति इन 3 चीजों के बारे में देखता है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। प्रिय श्रोताओं, बंधुओं, प्रिय दर्शकों, प्रिय बंधुओं, आप सभी दर्शक भाइयों से मेरा निवेदन है कि इन 3 चीजों के बारे में अवश्य देखा करें। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को, दर्पण सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने पुनः एक और ऐसी ही कहानी लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद जी, नमस्कार।